नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। राम जन्मभूमि को लेकर एक पहला कार्ड सबसे सामने आया है। जो इनविटेशन कार्ड है उसमें 3 नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा। दूसरा नाम है मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, आनंदीबेन पटेल और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। मोहन भागवत क्या हैं? हम लोग इसलिए बार बार कहते हैं कि ओबीसी नरेंद्र मोदी मुखौटा हैं। असली जो खेल है वो आरएसएस खेल रहा है। आज बात करेंगे आपसे कोरोना को लेकर और उसके बाद बात करेंगे नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर कि बहुजनों के लिए इसमें क्या है। और बहुत लाजमी है कि ये सब आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। राम मंदिर जिन्हें मिला है न्योता, सिर्फ वही अयोध्या है, बाकी घरों पर दीप जलाएं, बोले सीएम योगी। तो एससी एसटी ओबीसी के लोग, आप लोग दीप जलाइए। मैं बताऊंगा आपको कि राम मंदिर से किसको फ़ायदा है और ये क्यों हो रहा है, इसका क्या असर होगा देश पर और आपके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आज एक मोन्टाज आपने देखा, ये पीके हैं। पीके मतलब आमिर खान वाला पीके ना, ये प्रशांत किशोर हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मेकर हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि इन्हीं के स्ट्रैटेजी की वजह से जीत मिली थी। बाद में उनसे कुछ ये हुआ। देखिए वो किस तरह से कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने कोरोना पर कभी मीडिया को फेस किया। दुनिया के सारे देश के प्रधानमंत्री इसको फेस करते हैं। ऐसे समय में जब भारत नंबर 1 पे आ गया, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां एक दिन में सबसे ज़्यादा 57,000 मरीज आए हैं। अमेरिका में भी 49,000 मरीज का जो है वो रिकॉर्ड था। अब 57,000 मरीज का जो रिकॉर्ड है वो भारत ने बना लिया है। सोचिए 2 करोड़ लोग का अभी तक टेस्ट हुआ है, जिसमें 18 लाख लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। समझिए कि जब अमित शाह, येदियुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के, मतलब ऐसे लोग, केंद्रीय मंत्री मर जा रहे हैं, मतलब राज्य मंत्री मर जा रहे हैं, यूपी के राज्य मंत्री मर गए हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर थे। हमारा आपका क्या होगा, आप सोचिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 60 साल कांग्रेस ने शासन किया है, 10-12 साल बीजेपी ने भी शासन किया है। 2-2 बार वो जनसंघ के भी लोग भी रहे हैं सत्ता में। बीपी सिंह के सरकार के समय भी वो सत्ता में रहे। वाजपेयी का 5 साल फुल फ्लेज सरकार चली है। तो इस पर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज 3 अगस्त 1947 को, आज ही के दिन बाबा साहब ने इस देश में, बाबा साहब कानून मंत्री बने थे, देश के पहले कानून मंत्री, और उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। आज जो भी आपके अधिकार हैं, चाहे आप कोई हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपके नागरिक के तौर पे जो भी अधिकार है, चाहे कोर्ट जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, सोचिए बाबा साहब ने वो आपको संविधान में दिया था। और सबसे ज़्यादा, आज भले आप रक्षाबंधन बना रहे हो, लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार, पिता और पति की संपत्ति का अधिकार, कलेक्टर, डीएम, एसपी, नेता, अभिनेता बनने का अधिकार किसी ने दिया तो वो बाबा साहब ने दिया था, और वो आज ही के दिन कानून मंत्री बने थे। तो वो पीके का आपने वीडियो पहले सुन लीजिए एक बार फिर से। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, दुनिया भर के प्रधानमंत्री जो हैं इस पर बोल रहे हैं, क्या आपके देश के प्रधानमंत्री ने कुछ बात बताई? ताली, थाली, मोमबत्ती सब जलाया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, और अब 57 हज़ार केसेज जो हैं वो रोज़ आ रहे हैं। और आपके यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग हैं, आप लोग कलेजा पर हाथ रख के बताइए कि आप अपना इलाज मेदांता में करा सकते हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री, जिस देश का तमाम बड़े लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, वहाँ सरकारी अस्पताल पर सवाल पूछना चाहिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी कोरोना हुआ था, वो एनएचएम गए थे, नेशनल हेल्थ सिस्टम में गए थे। जो अमेरिका का जो सरकार, माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड की जो सरकारी अस्पतालें हैं, इंग्लैंड के सरकारी अस्पताल में उन्होंने इलाज करा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एनएचएम को वो और मजबूत करेंगे, नेशनल हेल्थ को। तो ये पीके की चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा था, ये आप लोग को समझना चाहिए। और अब क्रोनोलॉजी समझिए। 400 मरीज, ताली थाली बजाओ। 600 मरीज, लॉकडाउन। 4,000 मरीज, दिया जलाओ टॉर्च जलाओ। 12,000 मरीज, लॉकडाउन 2। 40,000 मरीज, लॉकडाउन 3। 8,000 मरीज, लॉकडाउन 4। 2 लाख मरीज, लॉकडाउन अनलॉक 1। 5,50,000 मरीज, अनलॉक 2।
10 लाख मरीज, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। 15 लाख बॉलीवुड में भाई भतीजावाद। 17,50,000 मरीज, अमित शाह अस्पताल में भर्ती, ट्विटर से। तो सोचिए कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। और एक शानदार पोस्ट आया है, मैं वो उसको चाहता हूँ बीच बीच में बताता चलूँ। 1985 में जामा मस्जिद का ताला खुलवाया गया क्योंकि 1984 में सिख दंगों से लोगों का ध्यान हटाना था। अब रब ने लोगों को कांग्रेस से ही ध्यान हटा दिया है। अब उससे आगे आइए, अब आते हैं नई शिक्षा नीति का सीधा मंदिर से क्या कनेक्शन है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस एक संगठन है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को लागू करना चाहता है। संविधान से उसको प्रॉब्लम है, तिरंगा से भी उसको प्रॉब्लम है, और राम की राजनीति से बीजेपी को कैसे फ़ायदा होता है ये समझना पड़ेगा आपको। आप सोचिए, एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है जिसमें 5वीं क्लास तक तो अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते, आपकी पढ़ाई संस्कृत में होगी और हिंदी में होगी। दिलीप मंडल ने इसीलिए लिखा है कि क्या आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे को संस्कृत में लोरी सुनाया होगा। संस्कृत देव भाषा है, भगवान बोलते हैं और नीचे धरती पर ब्राह्मण बोलते हैं, बीच में किसी के लिए नहीं है। तो आप सोचिए, इस देश के जितने ब्राह्मण हैं उन सबको अंग्रेजी की पढ़ाई छोड़ के और संस्कृत पढ़ना चाहिए। दरअसल एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूर बने और आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहें, और इसीलिए, और अब आप सुन लीजिए कौन लोग क्या पढ़ रहे हैं। एस जयशंकर का बेटा अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से एमए, बेटी सिनेमा में बीए डेनिसन यूनिवर्सिटी, ये विदेश मंत्री का है। स्मृति ईरानी की बेटी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से एमए एलएलएम लीगल एक्सटर्न फोल होंगे एलएलपी वाशिंगटन। प्रकाश जावड़ेकर का बेटा अर्थशास्त्र में पीएचडी बोस्टन विश्वविद्यालय। राजनाथ सिंह का बेटा ब्रिटेन में लीड्स विश्वविद्यालय एमबीए। सुरेश प्रभु का बेटा अर्थशास्त्र में राजनीति में बीएस वारबरिक विश्वविद्यालय आईई बिजनेस स्कूल मैड्रिड स्पेन से वित्तीय प्रबंधन में मास्टर। सुरेश प्रभु का बेटा पीयूष गोयल की बेटी हार्वर्ड से स्नातक, बेटी हार्वर्ड से स्नातक दोनों। निर्मला सीतारमन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर्स। रविशंकर प्रसाद की बेटी एमआईटी बोस्टन से मास्टर्स। ध्यान रखें, यह छोटी सी सूची। और अगर आपने कभी यह सोचा कि भाजपा आरएसएस के लोग अपने बच्चों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं तो आप गलत हैं। जिस दिन हम भारतीय के लिए वही योजना बनाने लगेंगे जो हमें अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, तो कोई शिक्षा नीति कभी गलत नहीं होगी। मेरे एक दोस्त हैं और सोशल मीडिया पर मैं लगातार सुनता रहता हूँ कि किस तरह से लोग कहते हैं लगातार कि आपको क्या कर दिया गया है, ये जो एजुकेशन है, जो पॉलिसी है, जो स्कूल कॉलेज है, कैसे आपको बर्बाद किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि आपका बच्चा कारीगरी करे, वो चाहते हैं कि आपका बच्चा सफाई करे, और ये इस तरह से ये शिक्षा नीति बनाते हैं। तो जो शिक्षा नीति आई है वो सिर्फ अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आई है। अपने बच्चों को वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, और उसी को लेकर क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है, नई शिक्षा नीति नई ब्राह्मण नीति है। क्या आपको लगता है 15 लाख 20 लाख फीस वसूलने वाले दून स्कूल देहरादून, मायो कॉलेज अजमेर, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, वुड स्टॉक वर्ल्ड स्कूल मुंबई, रिलायंस स्कूल पोद्दार स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और अमीर प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ सभी विषय हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे? ब्राह्मण चाहता है किसान, पशुपालक, कामगार, कारीगर और मजदूर वर्ग के बच्चे इंग्लिश मीडियम में न पढ़े। पिछड़ा वर्ग इंग्लिश मीडियम में पढ़कर कुलीन वर्ग को चुनौती दे रहा है। पहले बिना संस्कृत पढ़ाए गुलाम बनाया, अब संस्कृत हिंदी पढ़ाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। सोचिए, इस देश में 2000 सालों से जब हमको पढ़ने ही नहीं दिया गया, जब संस्कृत की पढ़ाई सिर्फ होती थी तो ये पढ़ने नहीं दिए। जब हिंदी आ गई, जब मैकाले आ गया, अंग्रेजी आया, तब कह रहे हैं कि अब संस्कृत पढ़ो। पहले पढ़ने नहीं दिया, अब जब पढ़ने का कानून बन गया तब कह रहे हैं कि अब संस्कृत पढ़ो। खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़कर देश का शासक बना रहना चाहता है, अब आप तय कीजिए हिंदी संस्कृत पढ़कर गुलाम बनना है या इंग्लिश पढ़कर देश का शासन बनना है। नेताजी लोग सरकारी अस्पतालों को बर्बाद नहीं करते तो मेदांता में इलाज कराने थोड़े जाते। सोचिए, अमित शाह मेदांता गए हैं और संबित पात्रा मेदांता गए थे, और सरकारी एम्स के डॉक्टर जो हैं वो उनका वहाँ इलाज करेंगे। एक और बहुत खबर चल रही है कि बिहार में सुशांत सिंह वाले मामले पर राजनीति हो रही है। दरअसल ये भी राजनीति है। सुशांत सिंह की मौत हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सोचिए कि बीएमसी जो है जिसने क्वारंटाइन किया है बिहार के आईपीएस को, वो तो बीजेपी के कब्जे में है। तो लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि विनय तिवारी को 14 दिन के लिए मुजफ्फरपुर, राखी पर कुछ लोगों ने अच्छा पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ पढूं। आज अपनी बहनों की रक्षा का वादा करेंगे, खूब प्यार देंगे, अति भावुक होकर लिखेंगे, लेकिन बहन की पढ़ाई अपने से ज़्यादा नहीं होने देंगे। बहन को प्रेम करने की छूट कभी नहीं देंगे। बहन को अंतर्जातीय विवाह न करने देंगे। ऐसे भाइयों के लिए हमारी भोजपुरी में कहा जाता है उफर पड़े। वैसे ये लोग भाइयों की इजाज़त देने की ठेकेदारी दी किसने? हु
हु द हेल यू आर, बहनों सोचना तुमको। आगे वो लिखते हैं, तोहफा आज भी भाई देगा बहन को, मतलब आर्थिक ताकत भाइयों के कब्जे में ही है ना। और कुछ और पोस्ट है जो आपको समझना चाहिए। आज देश के हर जिले यानी लगभग 10 लाख की आबादी पर अगर एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। चूँकि बीजेपी भी तब तक अकेले मिलजुल 15 साल केंद्र शासन कर चुकी है, इसलिए कुछ जिम्मेदारी उसकी भी बनती है। आज़ादी के बाद भारत के घटिया शासक मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा किसी की प्राथमिकता में नहीं थी। सरकारों ने देश की जनता को निराश किया है। दक्षिण भारतीय राज्य इस मामले में बेहतर स्थिति में है, खासकर तमिलनाडु और केरल। उससे भी भयानक खबर तो यूपी से है। 2300 लोग लखनऊ से टेस्ट दिए हैं कोरोना के और कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सब भाग गए। गलत नाम, गलत एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा दिए। योगी जी के राज में हो रहा है। पता चला पुलिस 1100 को ढूंढ पाई है। मतलब एक से एक देश है। और उससे भी बड़ी भयानक खबर सुनिए। जो कहती थी कि मैं मंदिर के लिए जान दे दूंगी, उमा भारती, उन्होंने कोरोना के डर से शिलान्यास में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। कहीं न्योता तो मिला था ना, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी SC ST OBC के लोग ट्रस्ट में नहीं हैं और SC ST OBC के लोग को न्योता नहीं मिला रहा है। OBC कैटेगरी से आती हैं मैडम। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो आपको समझना चाहिए। और उसी के बाद मैं कह रहा हूँ, इन तमाम मुद्दों पर आपको बात करनी पड़ेगी। मैं इस देश के बहुजन समाज से अपील करता हूँ, अपने बच्चों को पेट काट कर, संत गाडगे ने कहा था, बर्तन बेचकर, थाली बेचकर पढ़ाइए। अच्छा, इस देश में कोई है जिसकी शादी ना हुई हो? हम रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, सब्जी बेचे, सब कुछ शादी होना है, सब तय है, बच्चे होते हैं। असली खेल है कि आप पढ़ाई लिखाई कितना करते हैं, अपने जीवन को आप बदल पाते हैं कि नहीं। सोचिए, अगर बाबा साहब नहीं पढ़े लिखे होते, फूले पेरियार अम्बेडकर नहीं पढ़े होते, लालू यादव नहीं पढ़े लिखे होते, मायावती नहीं पढ़ी लिखी होती, सोचिए पढ़ाई लिखाई कितना ज़रूरी है। और ये क्रांति कुमार ने सही लिखा है। जब इस देश में, दुनिया में शिक्षा बढ़ रहा था, तब पहले आपको पढ़ने ही नहीं दिया गया। इस देश में मुगल तक आपको पढ़ने नहीं दिया गया, जाति व्यवस्था कायम थी मुगल के आने तक। जब अंग्रेज आए तो आपके लिए स्कूल के रास्ते खुले, तब भी आपके साथ भेदभाव हुआ। आज भी आपके बच्चों के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है। और अभी कह रहे हैं कि हम संस्कृत पढ़ाएंगे आपको। भैया, हमको अंग्रेजी पढ़नी है। मैं तमाम बहुजन लोगों से अपील करता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाइए अपने बच्चों को। संस्कृत में कभी लोरी सुनी है? संस्कृत रोजी रोटी की भाषा नहीं है। संस्कृत आपको बेकार, जितने अमीर लोग हैं, मतलब क्या कॉन्स्पिरेसी है इस देश में, एकदम वोट। और ये पहले SC ST OBC माइनॉरिटी को वोट नहीं डालने दिया जाता था। जब वो वोट डालने लगे, पहले तो वोट डालने नहीं जाता था, रिजर्व सीट पर अपने नौकर को जिता लेते थे। जब मान्यवर कांसी राम साहब आते हैं, कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद ये लोग बूथ लूटने लगते हैं। जब बहुजन डंडा लेकर, लाठी लेकर सुबह सुबह रोटी खाकर वोट डालने चला गया, आप देखा कि वोट डालेगा तो EVM ले आती है इंदिरा गांधी। 84 में इसी तरह से दंगे हुए थे और 85 में बाबरी मस्जिद का राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सही कहा है कि मंदिर बनाने में सबसे ज़्यादा कांग्रेस नेताओं का योगदान है, PV नरसिम्हा राव और राजीव गांधी। इस देश के मुसलमानों को, सिखों को समझना चाहिए। बीजेपी मुसलमान को मारती ही इसीलिए है कि आप खुश रहें हिंदू होकर और आपकी रोजी रोटी सबकी समस्या जाती रहे। कोरोना सोचिए, कोरोना में आपका गृह मंत्री सरकारी अस्पताल में नहीं जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है। दुनिया के और किसी देश में ऐसा नहीं हो सकता है। MP के मुख्यमंत्री प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं? तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और नई शिक्षा नीति जो है वो पूरी तरह से इस देश में मजदूर पैदा करेंगे SC ST OBC माइनॉरिटी को, और जिसके पास पैसा होगा वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगा। और एक बड़ी साजिश है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। किसी भी कीमत पर ये समझिए फिर से मनुस्मृति ला दिया गया है। मैं OBC के जो OBC संसदीय समिति के जो हेड हैं गणेश सिंह, मैं उनके कुछ लोग गए थे ज्ञापन देने OBC आरक्षण को लेकर। गणेश सिंह ने अच्छा काम भी किया है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है सारे OBC 112 सांसदों को। उनके कैबिनेट में देखा, मैं तस्वीर आई थी मेरे पास, उसमें हेडगेवार और गोलवरकर की तस्वीर लगी है। बताइए देश में उनका क्या योगदान है? तो क्या सरकार RSS चला रही है? फिलहाल अयोध्या के लिए जो कार्ड छपा उसको देखकर तो यही लगता है कि RSS के एजेंडे पर सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री OBC नाम पर मुखौटा है। और इसीलिए 2 दिन पहले ट्विटर ट्रेंड हुआ था, मोदी हेट्स SC ST OBC, क्योंकि निजीकरण हो रहा है, सारी नौकरियां जा रही है
और ये तमाम सवाल जो है वो कोई पूछ नहीं रहा है, मीडिया उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। आपको धर्म का अफीम चटाया जा रहा है, कर्मकांड चटाया जा रहा है और पोंगा पंथ पढ़ने के लिए आपके बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे क्या बने? कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएम बने, नेता बने, अभिनेता बने, या क्या बने? कर्मकांडी बने? कर्मकांडी बने, पोगापंथी बने? मैंने पोगा पंडित नहीं बोला है, पोगापंथी बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे किसी भी कैटेगरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है मनुवाद से, जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से, और इसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। और नहीं तो आप जो आज SC ST OBC माइनॉरिटी के जो खासकर लोग हैं, आज जो आप लग्जरी में हैं या आज जो आपको अधिकार मिला है, ये मत समझिए कि किसी ने आपको मुफ्त में दिया है। इसके लिए आपके बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज हेमंत सोरेन CM हैं तो उनके दादा की हत्या हुई थी, जगदेव बाबू की हत्या हुई है, बाबा साहब ने अपने बच्चे खोए हैं, पेरियार साहब ने जीवन भर संघर्ष किया है, मान्यवर साहब ने अपनी ज़िंदगी त्यागा है, लालू यादव आज भी जेल में है, मायावती ने शादी तक नहीं की, संघर्ष कर रही हैं आज भी। तो बहुजन समाज को तो पानी पीने का हक भी नहीं था। और मैं OBC के लोगों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने आपको जानबूझकर, बाबा साहब ने संविधान में क्या किया, जो जाति व्यवस्था थी उसको पलट दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी बनाया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत था उसको SC ST OBC माइनॉरिटी बना दिया, और जिसको पहले अधिकार था उसको, जिसको अधिकार नहीं था उसको थोड़ा प्रिविलेज कर दिया। तो ये सारे अधिकार आपको बहुत संघर्ष से मिले हैं, इसलिए इसको बचाइए। और सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, रोजी रोटी पर बात करनी पड़ेगी। और नई शिक्षा नीति जो आई है वो पूरी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए है। वोकेशनल कोर्स पर आप डॉक्टर, जो क्रीम की नौकरियां हैं, आपको पता है एक MP की से 4 गुना ज़्यादा एक डॉक्टर की तनख्वाह होती है, एक प्रोफेसर की तनख्वाह MP से 5 गुना 3 गुना ज़्यादा होती है। आपको क्या लग रहा है असली ताकत पता है कहाँ है? ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ है असली ताकत। आपको लगता है MLA MP बनने से ताकत होता है? MLA MP तो 545 ही रहेंगे ना। असली ताकत होता है आपके समाज में डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, IAS कितने हैं, IPS कितने हैं, बिजनेसमैन कितने हैं, वकील कितने हैं, जज कितने हैं, बैरिस्टर कितने हैं, पत्रकार कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कितने हैं, वाइस चांसलर कितने हैं। आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वाइस चांसलर नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा। और सरकारी अस्पताल, कोरोना से कौन मर रहा है, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आप फंसे रहिए हिंदू मुस्लिम में। अगर अब भी नहीं जगे तो और दुर्गति होगी। देश तो बर्बाद हो ही रहा है, सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है, आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन है नहीं आपके पास, तो आपको फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है नई शिक्षा नीति। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।